अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ नताशा अकेडमी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एमसीक्यूज़, यानी कि अब हम क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। आज हमने दो चैप्टर्स लिए हैं जिसके अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 का नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन इज़ नोन एज डैश। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसकी वजह से हम ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, यानी ऑब्ज़र्व करेंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वो चीज़ हमारे पास कहलाती है फैक्ट। तो हम यहाँ पर फैक्ट पे टिक लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय अल-बैरूनी, अल-राज़ी, जाबिर बिन हयान, अबू अली सीना। सल्फ्यूरिक एसिड किसने डिस्कवर किया? तो ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है जाबिर बिन हयान। अच्छा जी, हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि जो सिचुएशन आजकल चल रही है हमारे मुल्क में, स्पेशली पूरे वर्ल्ड में चल रही है पेंडेमिक सिचुएशन, तो उसकी वजह से सिलेबस हमारे पास रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास 50% एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर आएगा, जिस वजह से हम ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स से पास हो। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज़ है गोल्डन स्क्रिप्ट राइटिंग विद आयरन पायराइट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। गोल्डन स्क्रिप्ट राइटिंग जो आयरन पायराइट से लिखी गई वो किसने इंट्रोड्यूस की? अल-राज़ी, अल-बैरूनी, जाबिर बिन हयान और फोर्थ ऑप्शन है इब्ने सीना। तो गोल्डन स्क्रिप्ट जो है आयरन पायराइट से, वो हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाई है जाबिर बिन हयान। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, जाबिर बिन हयान। नंबर 4 पे हमारे पास हु डिस्कवर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों एसिड्स किसने डिस्कवर किए? किसने किए? अल-बैरूनी ने, अल-राज़ी ने, अल-हैथम ने और जाबिर बिन हयान ने। किसने डिस्कवर किए? जाबिर बिन हयान। सो राइट ऑप्शन इज़ जाबिर बिन हयान। चले नेक्स्ट पे टर्न ऑफ करते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है मैरी क्यूरी डिस्कवर्ड। मैरी क्यूरी कौन है? एक साइंटिस्ट है, वुमेन साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर की? ये तो सबको ही पता है, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की। अच्छा जी, ये सबसे फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट हैं जिनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला है फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के अंदर। इन्होंने क्या किया है? रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया। इन राइट ऑप्शन हमारे पास है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। 6th one is the branch of chemistry that deal with the study of compounds of living organism। वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाती है? देखिए, केमिस्ट्री की ब्रांच है और हम उसके अंदर क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बायो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें पता चल रहा है बायो, और केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ रहे हैं, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बायो केमिस्ट्री। अंडरलाइन यहाँ पे कर दें अगर हम, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो केमिस्ट्री। तो राइट ऑप्शन इज़ बायो केमिस्ट्री। 7th एमसीक्यू हमारे पास है CO2। CO2 हमारे पास फार्मूला है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टडीड बाय। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसने स्टडी किया? जे बर्ज़िलियस ने, अल-राज़ी ने, अल-बैरूनी ने या जे ब्लैक ने? अच्छा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? कार्बन। कार्बन कैसा होता है? मोस्टली जो हम अपने आँखों से हमने ज़्यादातर देखा है कार्बन को, कोक, कोयला, कोयले के अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन, ठीक है। तो कोक हमारे पास किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। अच्छा जी, ये मैं ना आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आप बाय चांस भूल जाएं तो आपको ये चीज़ फार्मूले से, कार्बन से पता चल जाएगा कि कौन से साइंटिस्ट ने इसे स्टडी किया। कार्बन कैसा होगा फिर? कार्बन हमारे पास, हमें कोल से पता चला ब्लैक होगा, तो ये हमारे पास साइंटिस्ट कौन से हैं? जे ब्लैक, ठीक है।
इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है जे ब्लैक। कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टडीड बाय जे ब्लैक। नंबर 8 हमारे पास है हु डिस्कवर्ड द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। किसने जो है पीरियोडिक एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को डिस्कवर किया? ये तो हम सभी पढ़ते हैं, किसने डिस्कवर किया? मेंडलीव ने। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये तो इतनी दफ़ा नाम सुना है कि बस याद ही हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? पीरियोडिक अरेंजमेंट एलिमेंट्स की किसने डिस्कवर की? मेंडलीव ने। ठीक है, अब हमारे पास है 9, हम 9 पे टर्न ऑफ हो जाता है। 9 हमारे पास है a theory which gives the same results after repeated experiments become a hypothesis, observation, fact and law। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? a theory which gives same result, यानी एक थ्योरी है जिसे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वो हमें सेम रिज़ल्ट दे रही है आफ्टर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। बार बार एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करने के बाद भी वो सेम रिज़ल्ट दे रही है, तो फिर वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी? लॉ। ठीक है, यानी अगर हमारे पास थ्योरी आ गई, अब थ्योरी को हम बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिपीट कर 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 चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद वो हमारे पास थ्योरी से क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लॉ। नंबर 10 पर है हमारे पास द कंपाउंड प्रेजेंट इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डिके। वो कंपाउंड जो टूथपेस्ट में मौजूद होता है और हमारे दांतों को सड़ने से महफूज रखता है, वो कौन सा कंपाउंड होता है? फ्लोराइड होता है, हाइलाइड होता है, क्लोराइड होता है या ऑक्साइड होता है? ठीक है, टूथ डिके हम कहते हैं दांतों को सड़ने से बचाना। टूथ डिके दांतों का सड़ना। अब प्रिवेंट बचाना यानी दांतों को सड़ने से कौन बचाता है? ये तो सबको ही पता होगा। टूथपेस्ट के अंदर एक मेन कंपोनेंट होता है, वो क्या कहलाता है? फ्लोराइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन में टिक लगा देंगे फ्लोराइड। और क्लोराइड तो वाटर में डलता है कि जितने भी जर्म्स और बैक्टीरिया है वो मर जाएं। ठीक है, तो ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर के MCQs। अब हम सेकंड चैप्टर के MCQs सॉल्व करवाते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 केमिकल कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, केमिकल कॉम्बिनेशन के हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो फर्स्ट ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड during a chemical reaction is the law of multiple proportion, constant composition, conservation of mass, reciprocal proportion। पहले में क्या कह रहे हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही एनर्जी को कोई क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही कोई ख़त्म कर सकता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन के दौरान। तो ये कौन सा लॉ कहलाएगा? अच्छा जी, एक और चीज़, यहाँ एनर्जी की जगह पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, मास। ठीक है, जहाँ जहाँ एनर्जी है उधर मास लिख दें। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज़ द लॉ ऑफ मास को ना ही कोई बना सकता है और ना ही खुद ही कोई ख़त्म कर सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो ये कौन सा लॉ कहलाता है? अब यानी मास को ना ही कोई बना रहा है ना ही कोई ख़त्म हो रहा है, यानी वो सेव हो रहा है ना मास। ठीक है, सेव की सेकंड वर्ड हमारे पास क्या कहलाएगा? कंजर्व। यानी कंजर्व का मतलब हो गया हमारे पास इज़ टू सेव। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ यानी सेव हो रहा है। कंजर्वेशन का मतलब क्या सेव हो रहा है? मास। कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये वाला लॉ हमारे पास क्या कहलाएगा? हमारे पास ऑप्शंस में क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम यहाँ लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है a combination of symbol of atom or ions that are held together chemically in a compound is called। ऑप्शंस है हमारे पास empirical formula, मॉलिक्यूलर फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला।
क्या कह रही हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्बल्स ऑफ एटम और आइन, यानी वो मजमुआ सिम्बल्स का, एटम्स के सिम्बल्स का या आइंस के सिम्बल्स का जो कि केमिकली हेल्ड हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम सबसे इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो है हमारे पास HCl। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एटम्स कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल ऑफ एटम। ठीक है, H क्या है? सिंबल है हाइड्रोजन का। Cl क्या है? सिंबल है क्लोरीन का। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हाइड्रोजन का सिंबल है और ये हमारे पास क्लोरीन का सिंबल है। ठीक है, तो अब ये क्या है? एटम्स भी हैं। H हमारे पास एटम है, Cl हमारे पास एटम है। अगर ये पूरा क्या बना हुआ है? एक मॉलिक्यूल के अंदर है, मतलब एक फार्मूले के अंदर है, तो इसलिए H के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट A ग्रुप का एलिमेंट है और ये 7th A ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ कर सकता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये हमारे पास 7th A ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये इसके पास एबिलिटी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो ये गेन कर कर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स और आइंस, ये रहा कॉम्बिनेशन है सिंबल्स ऑफ एटम्स का एंड आइंस का, दैट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में ये केमिकली हेल्ड हुए हैं, यानी एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या क्या ला रहा है? फार्मूला बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है ये। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या आएगा? इन चारों में से हमारे पास फार्मूला। ठीक है, समझ के याद करेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी। आप MCQs ईजीली अपनी फिंगर टिप्स पे सॉल्व कर सकते हैं। वरना तो बहुत मुश्किल होता है MCQs से। बहुत सारे बच्चे तो तुक्का लगाते हैं, तुक्के में इतने सारे गलत हो जाते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग अलग होती है, उसमें ही आधे से ज़्यादा नंबर ऐसे डिटेक्ट हो जाते हैं। चलें, चैप्टर 2 का हमारे पास MCQ नंबर 3 है। द सिंबल, ये जो दो एरो दिए हुए हैं, रिप्रेजेंट अ डैश रिएक्शन। ये सिंबल जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन है हमारे पास A रिवर्सिबल, B इरिवर्सिबल, C हाफ वे और D नॉन वे, नो वे। अच्छा जी, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का मतलब रिएक्शन अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो फॉरवर्ड होगा और इसके बाद बैकवर्ड भी हो सकता है, तो ये कहलाता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब एक ही डायरेक्शन में, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और रिवर्सिबल का मतलब 2 डायरेक्शन रिएक्शन, यानी ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल, हाफ वे रिएक्शन, आधा रिएक्शन, ऐसे। और नो वे रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। तो रिवर्सिबल के हमारे पास ये सिंबल मिल रहा है। रिवर्सिबल से, रिवर्सिबल का मतलब ही 2 वे रिएक्शन होता है, यानी दोनों तरफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है रिवर्सिबल का मतलब। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन, 2 वे रिएक्शन। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे पास है इन वाटर द रेशो बिटवीन द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। अच्छा जी, ये क्या पूछ रहे हैं? इन वाटर, पानी में जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कितना है। सबसे पहले तो हम वाटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, H2O। तो H हमारे पास कितने हैं? 2, और O कितना है हमारे पास? O हमारे पास कितना है? 8, यानी 2:1 का रेशो है। लेकिन MCQ में उन्होंने क्या पूछा? मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशो बताना है इनके मासेस का। तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 16। तो 2 1 ज़ा 2, रेशो 16 1 ज़ा 16। अब रेशो का मतलब क्या होता है? डिवीजन, यानी 2 डिवाइडेड बाई 16। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है 1:8। ठीक है,
एमसीक्यू हमेशा सॉल्व करने से पहले उसे अच्छी तरीके से रीड करना ज़रूरी है, ताकि अगर जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये एमसीक्यू हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसके आप मीनिंग बता दें। ठीक है, अब हमारे पास नंबर 5 पर है सिंबल रिप्रेजेंट्स। ये जो सिंबल दिया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये तो सबको ही पता होगा, ट्रायंगल किसको सिंबल है? ये किस चीज़ का सिंबल है? सॉरी, ये हमारे पास सिंबल किसका होता है? हीट का। राइट ऑप्शन इज़ हीट। बहुत सारी इक्वेशंस देखी होंगी आपने, इक्वेशन लिखी भी होती है, उसके एरो के ऊपर ये सिंबल बना हुआ होता है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है? हीट को। ये हीट का सिंबल है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6, सिंबल ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज़। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल क्या है? अच्छा, मैंने जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाए थे उसके अंदर आपको एवोगैड्रो वाले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए थे, उसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया था कि किससे शो करते हैं हम एवोगैड्रो नंबर को। तो एवोगैड्रो नंबर का सिंबल क्या है हमारे पास? कैपिटल N और उसके साथ ये स्मॉल e। राइट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ 7, एवोगैड्रो नंबर शोज़ द नंबर ऑफ। एवोगैड्रो नंबर किस चीज़ को शो कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन। किस चीज़ को शो कर रहा होता है? पार्टिकल्स को। यानी हमारे पास एवोगैड्रो नंबर हमारे पास कांस्टेंट नंबर है जो कि पार्टिकल की इंडिकेशन कर रहा होता है कि इतने मोल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल होंगे। ये एक स्टैंडर्ड है जो हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है एवोगैड्रो नंबर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये याद रखना है आपने। 8 है हमारे पास, इन अ केमिकल इक्वेशन reactant are written on the left hand side and product are written on the dash। अच्छा जी, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, तो उसके अंदर हम रिएक्टेंट्स को कौन सी साइड पर लिखते हैं और प्रोडक्ट को कौन सी साइड पर लिखते हैं? जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं Na+Cl, तो ये हमने लिखे रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट हम कहाँ पर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर एरो बनाते हैं, एरो के बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट। बन गया हमारे पास NaCl। तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी साइड पर आ गई? राइट हैंड साइड पर। रिएक्टेंट को हम लिखते हैं हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पर और प्रोडक्ट को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड, और ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। सही है, तो ये इसमें क्या पूछा है उन्होंने? इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं और प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? राइट हैंड साइड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, राइट हैंड साइड। ओके, MCQ नंबर 9 है हमारे पास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। एक मोल के सब्सटेंस का मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फार्मूला या फार्मूला मास क्या कहलाता है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी एक मोल का जो मास होगा वो मोलर मास कहलाएगा। तो राइट ऑप्शन इज बी, मोलर मास। ठीक है, अगर वो एक मॉलिक्यूल का कहते तो वो क्या कहलाता? मॉलिक्यूलर मास। और एक फार्मूले का कहते तो वो कहलाता फार्मूला मास। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है मोल का एक मोल के सब्सटेंस का मास क्या कहलाएगा? मोलर मास। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है MCQ नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन। एक मोल है Na2CO3 का, उसके अंदर कितने ग्राम्स प्रेजेंट होंगे? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो कितने ग्राम्स होंगे हमने निकालना सीखा था। एक मोल के अंदर कितने ग्राम्स होंगे?
Na कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिया हुआ है Na, और Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है 23, ब्रैकेट बीच में आएगा प्लस कार्बन कितना है हमारे पास 1 कार्बन, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 12, बीच में आएगा प्लस। ऑक्सीजन कितने दिए हुए 3 ऑक्सीजन दिए हुए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है 16, ब्रैकेट के अंदर हम 16 लिख देंगे। अब 23 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 46 प्लस 12 1 12 प्लस जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 48। इन सबको हम सम कर लेंगे, सम करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 106 ग्राम, यानी 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेन 106 ग्राम। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी 106 ग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है हाउ मैनी ग्राम्स एटम्स आर देयर इन 5 मोल्स ऑफ कार्बन, यानी कितने ग्राम एटम्स 5 मोल कार्बन के अंदर मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे, अच्छा जी, कार्बन का सिंबल क्या है C, और कितने मोल्स दिए हुए हैं 5, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास 12, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 12 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 60 ग्राम आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास है CaCO3 का रिएक्शन हुआ, यानी हीटिंग प्रोसेस हुआ, उसके बाद CaO मिला, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कौन से रिएक्शन की एग्जाम्पल है ये, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन या नन ऑफ देम। अच्छा जी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन रिएक्शन से पता चल रहा है कि एडिंग हो रही होगी, जैसे कि पहले पिछले जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, आसान है ना। Na प्लस Cl ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड बनकर इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया NaCl, तो ये एग्जांपल हमारे पास एडिशन रिएक्शन की आ गई, ठीक है। कंबस्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास कंबस्शन से ही पता चल रहा है, कंबस्शन इंजन वगैरह से पता चल रहा है, उधर क्या होगा बर्निंग इफेक्ट हो रहा होगा, यानी कोई भी बर्निंग रिएक्शन हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन होंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, कार्बन से मुराद CH3 या CH4 और प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक कंपाउंड होगा तो वो क्या होगा, टूटेगा, स्प्लिट होगा। तो जैसे कि ये दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस CaCO3 क्या हो रहा है हमारे पास, 2 हिस्सों में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एग्जाम्पल किसकी आ गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। MCQ नंबर 13, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर इज़, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है ये याद होनी चाहिए, और ये कांस्टेंट वैल्यू है विच इज़ 6.02 एक्सपोनेंट 23। सो राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। अच्छा जी, ये तो थे हमारा आज का लेक्चर जो कि फुली बेस्ड था MCQs पर। मैं एक दफ़ा और आपको दिखा देती हूँ हमारे MCQs, ये रहे MCQs जो हमने 2 चैप्टर के सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2 चैप्टर के और सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर और MCQs आप पूछना चाहते हैं, MCQs रिलेटेड, थ्योरी रिलेटेड या फिर न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी तरह दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।